स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम द हिंदू न्यूज़पेपर सेशन लेते ही हैं, साथ में हम योजना कुरुक्षेत्र उसका भी सेशन लेते हैं, और आपका कोई भी करंट अफेयर बाकी ना रह जाए इसलिए PIB के भी हम वीकली एनालिसिस लेकर आते हैं। एक और चीज समझिए, PIB के अंदर में कुछ ही इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं वीकली लेकर आता रहता हूं। तो ये दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक का क्या है एनालिसिस है, यानी कि 1 से 7 दिसंबर के अंदर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं वो सभी हम इसके अंदर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में न्यूज़ नहीं है, मैं बता दूं उस वीक के अंदर में, यानी कि अगर मैं देखूं तो पिछले दोनों वीक के अंदर में न्यूज़ बहुत लिमिटेड और बहुत कम ही रही हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन की PDF आपको कहाँ मिलेगी? प्रशांत तिवारी PDF नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, है ना। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। दोस्तों, स्टडी IQ IAS ने 2024 को टारगेट करते हुए जो स्टूडेंट्स 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स को लॉन्च किया है। 2 जनवरी से इसको क्लासेस शुरू हो जाएंगी, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। तो ये खास क्यों है मेरे दोस्त? ये खास इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसके पीछे रीज़न क्या है, जो मैं आपको कई बार समय से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि 2024 में आपको एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो 2024 में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर UPSC के पैटर्न को आप देखें तो एटलीस्ट उसके सिलेबस को ही कंप्लीट करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल का समय लगता है। तो अगर आप जनवरी 2023 में खड़े हैं तो कितना टाइम बचा? 1.5 साल ही तो बचे 2024 में एग्जाम के लिए। इसलिए ये कोई बहुत जल्दी शुरू करना नहीं है, आइडियल समय है इस पे शुरू करने का। तो पहली बात तो आपको इसलिए इसको देर नहीं करनी चाहिए। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए आपको GS मिलेगा। GS के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट GS यहां पर मिलेगा। दूसरा, आपको यहां पर प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत में आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, आंसर्स आपको डिस्कस किए जाएंगे, ये सारी चीजें इसके साथ में है। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, जो वैल्यू एडिड मटेरियल है वो मिलेगा। मेंटोरशिप मिलेंगे, पूरी जर्नी के अंदर में आपको मेंटोर एलोकेट होंगे, आप उनसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से फुल पैक ये पूरा का पूरा कोर्स रहने वाला है। प्रीलिम्स से पहले रिवीजन के लिए आपके पास में रिवीजन मॉड्यूल भी है, आप रिवीजन भी कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। और ये सब आपको कितने मिलेगा? 18,999 रुपए में मिलेगा। अगर आप मार्केट में कहीं पर जाएंगे, इस कोर्स की वैल्यू आप कहीं भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास, बाहर कहीं जाएंगे, यहाँ पर आपको 18,999 रुपए में आपको ये मिलता है। कोड क्या यूज करना है आपको? PRT लाइव कोड आपको यूज करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये डिटेल में आपको इसके बारे में समझा दूं। तो ये 2024 के लिए पहला बैच, इसकी क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, तो देर नहीं करना है, इसको आप सभी को आज ही क्या करना है? ज्वाइन करना है। ऐसी दोस्तों NCERT का बैच 1 पर इतना बड़ा रिस्पांस था और काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि शाम को हम क्लास नहीं ले पाएंगे, तो दिन में NCERT का बैच लेकर आइए। तो बैच 2 है NCERT का, 12 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी और ये 30 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो इसे भी आप आज ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब हॉर्नबिल जैसे ही नाम आया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये तो नागालैंड का क्या है? स्टेट बर्ड है। क्या है? स्टेट बर्ड है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जी हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वो हॉर्नबिल फेस्टिवल में कहाँ पर? नागालैंड में गए और वहाँ पर उन्होंने हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल घोषित किया।
ठीक है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए ये, कि ये क्या है, स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है, जो नागालैंड का, वो इसको ऑर्गेनाइज करता है, कोहिमा में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये 1 और 10 दिसंबर के बीच में होता है, हर साल होता है, ठीक है। और क्या है, इस फेस्टिवल का एम क्या है, टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ग्लोबली आप इस बर्ड को बचाना चाहते हैं, ठीक है, और ये स्टेट की ट्राइब से इसका बहुत बड़ा क्लोज रिलेशन है। इस कारण से इस फेस्टिवल का नाम हमने क्या रखा, क्या, हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर, नागालैंड के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका दिव्य कला मेला इन कर्तव्य पथ। आप सभी जानते हैं राजपथ का नाम हमने बदलकर क्या कर दिया है, कर्तव्य पथ कर दिया है ना। अब कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेला ये ऑर्गेनाइज किया गया है। सही सही बताऊं तो इसका मतलब क्या है कि जो दिव्यांग जन हैं, जिनको हम पर्सन्स विद सर्टेन डिसेबिलिटीज बोलते हैं, जिनको हमने बाद में ट्रांसलेट किया कि डिसेबल्ड वर्ड यूज करने की बजाय हम दिव्यांग जन बोलें, वो जो क्राफ्ट बनाएंगे, वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उनको इस मेले के अंदर में क्या किया जाएगा, सामने रखा जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दिव्य कला मेला वॉज इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कहां पर, कर्तव्य पथ पर। 2 से 7 दिसंबर तक चला है ये। और इसके अंदर में क्या हुआ, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, कौन से प्रोडक्ट को, जो क्या है, दिव्यांग आर्टिशियंस ने बनाया है, दिव्यांग जो क्राफ्टमैन है उन्होंने बनाया है, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, अपनी स्किल्स को सबके सामने रख सकते हैं। ये क्या करेगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा उनको बड़े बिजनेस जो वेंचर्स हैं उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जो दिव्यांग जन है एक तरीके से उनको एम्पावर करने के लिए ये क्या है, मेला ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। चले, तो ये प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ भी जाए डायरेक्ट आपके एग्जाम में, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आसाम डे। हम काफी समय से आसाम के बारे में पढ़ रहे हैं, सारी चीजें देख भी रहे हैं, तो आपको आसाम डे के बारे में भी पता हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आसाम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आसाम डे मनाया जाता है। इसको सुखपा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्लीज इस नेम को याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं सुखपा दिवस रिसेंटली सीन न्यूज किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, अहोम किंगडम के जो फाउंडर थे उनसे रिलेटेड है, उनका नाम था, और इसी कारण से इस दिन को 2 दिसंबर को आसाम जो डे है उसको हम सुखपा दिवस के रूप में ही मनाते हैं। इट शुड बी नोटेड, अहोम किंगडम जो कि दोस्तों 600 साल तक रहा, बैटल ऑफ सराय घाट ये हमने पढ़ा आसाम के अंदर में, जहां पर मुगल सेना गई अहोम में, ठीक है, और बुरफुकन जी ने उनको हरा दिया। तो इससे कनेक्ट करते रहिए, बैटल ऑफ सराय घाट, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इंडियन हिस्टोरियंस, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट सभी ने इसको अटेंड किया। इस इवेंट में ये बताया गया कि कॉलोनाइजेशन के समय पर कैसे कोशिश की गई कि इस एरिया को, इवन जो मुगल का समय था उस समय पर भी कैसे कोशिश की गई इसको अपने अंडर में लेने की, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका असम एक ऐसा एरिया रहा जो इंडिपेंडेंट रहा। क्या रहा, इंडिपेंडेंट रहा। तो सुखपा जी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो क्या है, स्वर्गदियो सुलांग सुखपा जी, वो क्या है, अहोम डायनेस्टी के फाउंडर है असम के अंदर में, और ग्रेट यूनिफायर थे, जिन्होंने बहुत छोटी छोटी जो कम्युनिटीज थी उनको सभी को एक साथ किया और ग्रेटर असमी सोसाइटी क्रिएट करी। ही वॉज ए ग्रेट किंग हु डिस्प्लेड अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट, वेलर एंड विजन, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, जो इनके आइडियल्स थे, जो आइडियाज थे, वेपन, टूल, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये सारी चीजें वहां की सोसाइटी खुद ही बना रही थी, यानी कि उस समय पर आत्मनिर्भर आसामी सोसाइटी थी इनके इनिशिएटिव पर, और इस कारण से वो इनविंसिबल मिलिट्री पावर बन गए थे, ठीक है। चले, नेक्स्ट है आपका इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। आप सभी जानते हैं कि भारत के पास में G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है। अब ये न्यूज बार बार आती रहेगी, तो सबसे पहली बात तो आप लोगो देख लीजिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये ट्राई कलर से इंस्पायर्ड है। ये क्या दर्शाता है, ऑप्टिमिज्म दर्शाता है कि वर्ल्ड जब रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, अर्थ,
तो वहां पर क्या है, जैसे लोटस कीचड़ में खिलकर आता है ना, विषम परिस्थितियों में निकल कर आता है, वैसे ही वर्ल्ड की इकोनॉमी, पूरा का पूरा वर्ल्ड विषम परिस्थितियों से निकल कर आएगा। आप सभी एक और चीज देख रहे होंगे कि 7 पंखुड़ियां हैं इसके अंदर में। क्या है? 7 पंखुड़ियां, 7। तो ये दर्शाते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। इवन ये 7 सूरों को भी दर्शाते हैं। ठीक, ये भी चीज याद रखिएगा। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा अर्थ एक परिवार है, ये बात करते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि क्लाइमेट चेंज की भी बात की जाती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, G20 से रिलेटेड है। और आने वाले समय में पूरे 1 साल भारत के पास में इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। भारत के अंदर में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 का जो सभी के सभी लीडर्स की समिट होगी वो भारत के अंदर में होगी। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत एज ए ब्रांड, क्या पूरे वर्ल्ड में भारत को शोकेस करने की। ठीक है, अगर देखा जाए तो सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्राइड का मोमेंट है ये इंडिया के लिए। ठीक, तो फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई है इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगिंस इन उदयपुर राजस्थान। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो ये मीटिंग कराई जाएंगी, भारत ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट लिया है कि पूरे साल में जो भी मीटिंग्स होंगी वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेंगी। वो भारत की जो अलग अलग हेरिटेज साइट है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पर मीटिंग्स कराई जाएंगी। वो इसलिए कराई जाएंगी ये दिखाने के लिए कि भारत का यूनिक कल्चर कैसा है। ठीक है, शेरपा क्या होते हैं? गाइड होते हैं। हर कंट्री अपने अपने शेरपा को नॉमिनेट करती है, जो एक तरीके से क्या करते हैं, पूरे के पूरे इस G20 के अंदर पार्टिसिपेशन कैसे होगा उस कंट्री का, ये सारी की सारी चीजें वो प्लान करते हैं। तो फर्स्ट शेरपा की मीटिंग G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में कहां पर हुई है? उदयपुर के अंदर में हुई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई इसके अंदर में। पैंडेमिक के बाद में कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाए, कैसे सप्लाई चेन को दोबारा से किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे के सारे G20 के जितने मेंबर्स थे वो भी आए। साथ में 9 गेस्ट कंट्रीज थी, बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, UAE, स्पेन, सिंगापुर, इजिप्ट, ओमान, यहाँ से भी आए। ठीक है, और उदयपुर के अंदर में ये चीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में जो जो चीज़ें रह गई हैं उसके अंदर में आगे बढ़ना है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया थीम क्या रहने वाली है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम वाली। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेवी डे। तो हम 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं दोस्तों? क्योंकि 4 दिसंबर एक्नॉलेज करता है हमारे एफर्ट एंड अचीवमेंट को, जो इंडियन नेवी ने 1971 में इंडिया और पाकिस्तान वॉर में दिखाई थी। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए क्या हम 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कॉम्बैट रेडी कहा क्या है? कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ फोर्स, ये इस बार की क्या थी? थीम थी। तो और ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। और क्यों मनाया जाता है? 1971 की वॉर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेवी डे सेलिब्रेशन ये बताता है कि ग्रेटर आउटरीच की तरफ जाए, अपनी जो मैरीटाइम जो फोर्स है उसको और ज़्यादा कैसे इन्हांस किया जाए, लोगों के अंदर में अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस भारत की नेवी के बारे में लेकर आया जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द इंडियन नेवी सुप्रीम कमांडर वाइल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन चार्ज ऑफ द फोर्स। प्लीज़ ये चीज़ें याद रखिए, बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आपको कभी कभार एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर दे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और महाराष्ट्र, वो गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड है उसको उन्होंने हासिल किया है। क्या हासिल किया वो देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड नेशनल हाईवे अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मेट्रो फॉर विनिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड। अब ये क्यों मिला है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बनाया है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वियाडक्ट स्पैनिंग, डबल डेकर। ठीक है, जिसके अंदर में फ्लाईओवर भी है, हाईवे फ्लाईओवर भी है एंड मेट्रो रेल का वो भी है। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट उन्होंने बनाया। लेंथ क्या है डबल डेकर की? 3.14 किलोमीटर रहने वाली है, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है, जिसके अंदर में उन्होंने गिनीज
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में अपना नाम दर्ज किया है। लॉन्गेस्ट डबल डेकर, जहां पर ऊपर मेट्रो नीचे हाईवे, यानी कि एक ही कॉलम के अंदर में मेट्रो और के अंदर में हाईवे, दोनों की दोनों चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपका इंडिया बुक के अंदर में एंड एशिया बुक के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने वाले हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 की, रोम में, इटली में, है ना। और ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है। इंडियन डेलीगेशन गया वहां पर, सभी के सभी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि मिलेट्स जो है, इंडिया ने ही प्रपोजल दिया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को मनाया जाए, भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया था। और ये मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स कैन बी कल्टिवेटेड इन सेमी एरिड रीजन एंड रिक्वायर लेस वाटर फॉर इरिगेशन। अब मिलेट्स के अंदर में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पानी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत का, हम कह सकते हैं, फ्यूचर की वेल्थ है। अगर हर किसान सेमी एरिड एरिड एरिया वहां पर मिलेट्स को उगाने लग जाए, तो आप न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो करेंगे ही, क्लाइमेट, कंजम्पशन, कल्टीवेटर, सभी को क्या करेगा? बेनिफिट पहुंचाएगा, सभी को बेनिफिट पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए प्रमोट करना न्यूट्रिशियल मिलेट्स, ग्लोबली को प्रमोट करना, वर्ल्ड के लिए फूड सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में वर्ल्ड में फूड मैप को आगे रखना। ये भारत के पास में अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का जो प्रपोजल है किस चीज का, कि 2023 को क्या किया जाए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में बनाया जाए, इसको अप्रूवल किसने दिया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया 2018 के अंदर में। और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी डिक्लेयर किया कि 2023 को हम क्या करेंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाएंगे। ये इंडिया का प्रपोजल था, पहली बात। द ईयर 2018 वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर में हमने 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना चुके हैं। अभी वाला इंटरनेशनल है, नेशनल वाला ऑलरेडी हम मना चुके हैं। ठीक है, मिलेट्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो मिलेट्स का एविडेंस अगर देखा जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में भी हमें मिलेट्स के बारे में जानकारी मिलती है कि ये यहाँ पर उगाए जाते थे। तो मिलेट्स इज ए कलेक्टिव टर्म रेफरिंग टू नंबर ऑफ स्मॉल सीडेड, जैसे जवार, बाजरा, रागी, इन सभी को जब एक साथ हम बोलते हैं तो उनको हम मिलेट्स के रूप में बोल देते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, ये इसके एग्जाम्पल भी हैं। तो हमारे देश के अंदर में और विश्व के अंदर में अगर देखा जाए तो 130 कंट्रीज के अंदर में मिलेट्स उगाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं एज ए ट्रेडिशनल फूड। इंडिया के अंदर में मिलेट्स आर प्राइमरी खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में हम रखते हैं। मिलेट्स आर इंपॉर्टेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मैमथ पोटेंशियल टू जनरेट लाइवलीहुड, इंक्रीज फार्मर इनकम एंड इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। कई सारा एरिया है जहां पर पानी इतना ज्यादा नहीं है, कई सारा एरिया ऐसा है जो इतना मॉइस्चर वहां पर नहीं मिलेगा, इरिगेशन के लिए इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में इसको उगाया जा सकता है। तो क्या है, क्लाइमेट के लिए बहुत बढ़िया, उस एरिया में जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम के लिए बहुत बढ़िया, साथ में इससे जो प्रोडक्शन होगा वो न्यूट्रिशन रिच होगा। तो अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो न्यूट्रिशन वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। तो यानी कि विन विन सिचुएशन है अगर मिलेट्स को क्या किया जाए, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर, SPECS। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में या विश्व के अंदर में ही जब कोविड-19 हुआ तो पीछे से जो सेमीकंडक्टर, जो चिप्स थे, उनकी सप्लाई बंद हो गई और वर्ल्ड के अंदर में एक बहुत बड़ा क्राइसिस नजर आता है। तो हर देश अब, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो US हो, क्योंकि वो सभी के सभी ताइवान एंड चाइना के ऊपर में प्राइमरीली क्या थे, डिपेंडेंट थे। अब हर देश चाहता है कि उनको क्या करना है, अपनी जो डिमांड है उसको तो फुलफिल करना ही है, लेकिन जहां से चीज आ रही है उसको डाइवर्सिफाई करना है। और भारत इस फील्ड के अंदर में क्या बनना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लॉन्च किया है मैनी फ्लेक्सिबल स्कीम्स विच आर एम्ड एट आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसके अंदर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट, स्पेसिफिकली चिपसेट के प्रोडक्ट के अंदर में, चिप्स बनाने के मामले में
सेमीकंडक्टर बनाने के मामले में आप क्या करोगे, आत्मनिर्भर होना चाहते हो। ठीक है, तो ये एम क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा 25% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी, जिससे क्या होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे इस स्फीयर के अंदर में। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको पता होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी शुरू करी गई थी, फिर डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू करी गई। तो ये सारे के सारे स्कीम्स जो है मिलाकर अगर देखा जाए तो इसको हम इन कंपोनेंट्स के अंदर में रख सकते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 में आया था। ये क्या है, इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ज्यादातर अभी तक जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो भारत के अंदर में ये कैसे इंश्योर किया जाए कि हम इंपोर्ट की जगह पर एक्सपोर्टर बने, उसके लिए क्या किया गया था, ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया गया 2019 के अंदर में, जहां पर आप बात करते हो कि भारत को क्या करना है, विश्व के अंदर में ग्लोबल हब बनाना है, किसके अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। ठीक है, ये कोशिश करनी है, इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन तो हो गई। ऑलरेडी मैंने आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बताया ही कि आप 4 to 6% इंसेंटिव देंगे इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर में। अगर मान के चलिए कोई 10 बना रहा है, उससे एक्स्ट्रा उसने प्रोडक्शन किया, तो आप उसको क्या देंगे, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे 4 to 6%। ठीक है, मोबाइल फोन हो गया, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, ये सारी की चीजें, इनको क्या है, जो जो इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ाएगा उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से समझ रहे होंगे कि इंडिया रादर देन अ इंपोर्ट कंट्री, वी आर एमिंग टू स्विच टूवर्ड्स अ एक्सपोर्टिंग नेशन। और एक्सपोर्टिंग नेशन के लिए ऐसी पॉलिसी चाहिए होगी, टैक्सेशन में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, आपको ऐसे कई सारे स्कीम चलानी पड़ेंगी जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या हो, मोटिवेट हो, इंसेंटिवाइज हो कि और ज्यादा प्रोडक्शन करे। तो ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है आपका नाविक। आप सभी जानते हैं कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। क्या है, इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम IRNSS भी बोलते हैं। इसके अंदर में 7 सैटेलाइट भेजी गई। अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि नाविक जो है वो अब काम करने लग जाएगा, मोबाइलों के अंदर में भी आने लग जाएगा, कमर्शियल व्हीकल में तो हमने मैंडेटरी कर ही दिया है नाविक एनेबल्ड। ठीक है, तो ये भारत का किसके द्वारा डेवलप किया गया, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। अभी जो हम जीपीएस यूज करते हैं वो किसका है, यूएसए का है। अब आप कुछ सोचिए, अगर किसी दूसरे देश की नेविगेशन सिस्टम के ऊपर में आप डिपेंडेंट हैं, कभी फ्यूचर में कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाए तो देश की सिक्योरिटी के ऊपर में खतरा पड़ता है इस चीज से। तो नाविक और नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको किसने डिपेंड किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी समय से न्यूज में बना ही था कि अब इसको आप खुद सोचिए, हम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में, हमारे व्हीकल्स में, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे नेविगेशन में, हमारे सर्वे के अंदर में, हर जगह पर हम इसको क्या है, यूज कर सकते हैं अपना खुद का। और अगर खुद का बनाया हुआ कोई चीज है, खुद की लोकली कोई डेवलप चीज है, तो वो ज्यादा सूटेबल होगी हमारी चीजों से, हमारे इससे ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड होगी। ठीक है, तो नाविक को प्लीज याद रखिएगा, जिससे क्या है, जैसे गूगल मैप्स होता है वो भी क्या करेगा, इसको भी यूटिलाइज करेगा। जैसे अभी आप जीपीएस को यूज करते हो, तो जीपीएस की जगह पे क्या है, आप अब नाविक को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारी मोबाइल मॉडल ऐसे हैं जो नाविक कंपेटेबल होने लग गए हैं, जो नाविक को एनेबल्ड रखते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाविक सिस्टम प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर पोजिशनिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये बहुत बड़ी तरक्की है अगर इस स्फीयर में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है, वर्ल्ड के अंदर में कौन कौन सी कंट्रीज के अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम है, क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, ये कमेंट करके बताना। पढ़ाया हुआ टॉपिक है वैसे, फिर भी आप सभी के सभी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आज के वीक में इतना ही, और आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अगले सेशन में मिलेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसको ज्वाइन करिए। और ये बैच 2 एनसीईआरटी का, आप सभी इसको भी ज्वाइन करिए, फटाफट से ज्वाइन करिए। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्रशांत तिवारी पीडीएफ नाम के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।